हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 68वीं बीपीएससी आ रही है उसमें हिस्ट्री का कितना रेलिवेंस है, खासकर बिहार का इतिहास। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बेनिफिट सब्जेक्टिव में होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत ही लेंदी है और इतने सारे फैक्ट याद करना बहुत ही मुश्किल है। और अभी तक मेरा मानना है कि जो सामने आपको दिख रहा होगा इमेज, ये मेरा खुद का नोट्स है जो मैं बनाया हूँ हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम में बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री पोर्शन के क्विक समरी को हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओनली हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। ठीक है, तो वो ये आपका इस वीडियो में हम लोग पूरे जो एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे बिहार रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बुक में दिया है वही हम लोग यहाँ करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको जो अदर बुक्स होंगे जो आप पढ़ते होंगे, जैसे लुसेंट हो गया या जो भी कुछ पढ़ते होंगे, उससे आपका हो जाएगा। हम जो इम्तियाज़ अहमद में दिया है एज ए समरी उसी को कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हल्का फुल्का जो हम परिचय पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि बिहार पहले जो था ना दोस्तों, बंगाल का पार्ट था। लेकिन 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक सेपरेट प्रोविंस, सेपरेट प्रांत बना दिया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो फैक्ट है वही 1912 के बाद 1936 में बिहार को एक अलग प्रोविंस, सेपरेट प्रोविंस बनाया गया। जो 1912 में बनाया गया था वो क्या था दोस्तों, वह बिहार और उड़ीसा एक साथ एक अलग प्रांत बनाया गया था, बिहार प्लस उड़ीसा। लेकिन 1936 में क्या है कि एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था। एक क्वेश्चन भी आपको 66वां बीपीएससी में पूछा गया था, दोनों पूछा गया है। 1900 फिर आया क्या कि 1956 में देखिएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ पार्ट को, पूर्णिया के कुछ भाग को हम बंगाल में मर्ज कर दिए, बंगाल को दे दिए। ठीक है, उसके बाद नवंबर 2020, ये डेट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, नवंबर 2020, उस समय बिहार का डिवीजन हुआ और बिहार को दो भागों में बांट दिया गया। बिहार और जो अगला भाग था वो बन गया झारखंड। ठीक है, तो ये हुआ ओवरऑल इंट्रोडक्शन बिहार के बारे में। ठीक है दोस्तों, और ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा होगा, ये आपको टेलीग्राम के जो मेन चैनल है वहाँ पर डाल दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम इसको डाल देंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत ये हम क्या कर रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसके डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर देखिएगा कि प्री स्टोन एज, ठीक है ना, प्री स्टोन एज देखिएगा तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किए हैं। तो उसका जो रिमेन्स है ना, उसके रिमेन्स कहाँ कहाँ से मिले हैं, मुंगेर, नालंदा से। वैसे ही नियोलिथिक जो एज था वो सारण और वैशाली। ये जनरल इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम इसको डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसमें बताएंगे। ठीक है, फिर आया कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज में क्या है, सारण में मिला, वैशाली में मिला, गया और पटना में मिला। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है जो फैक्ट मुझे मिला है उसमें कि सिख का जो सिख रिलीजन है उसके 10वां गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म कहाँ पर हुआ, बिहार में ही हुआ। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन जो बिहार के बारे में बताया गया है और इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है उसमें मेंशन है। ठीक है, अब आ जाओ कि जो बिहार का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोर्सेज तो होना चाहिए उसका। ठीक है ना, तो सोर्सेज क्या है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो प्री हिस्टोरिक एज के बारे में देखो, प्री हिस्टोरिक मतलब क्या होता है कि जो ऐसा हिस्ट्री के जो पहले वाला जो समय था जिसको हम पढ़ नहीं सकते थे, डिसाइफर नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, उसमें आ गया कॉपर स्टोन एज। ठीक है, जिस समय कॉपर का मिलना स्टार्ट हो गया। तो कुछ कुछ ऐसे जो मटेरियल्स मिले हैं बिहार में जो इसके सोर्स बिहार के इतिहास को दर्शाता है। जैसे मुंगेर से मिला है, चिरांद कहाँ पर है, सारण डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से मिला है। चेचर से मिला है, वैशाली में है। सोनपुर से मिला है, सारण में है। और मनेर कहाँ पर है, पटना में मिला, पटना से मिला है। तो दीज आर द सोर्सेस जो प्री हिस्टोरिक सोर्सेज है। अगर हम एंशियंट टाइम्स के आसपास में आ जाए तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, ठीक है, ये सबसे मिला है मौर्यन इंस्क्रिप्शन। अगर आप मेंस का GS1 का तैयारी करते होंगे तो आपको क्लियर होगा
ये सब के बारे में पढ़े होंगे, जब मौर्यन आर्ट्स के बारे में पढ़े होंगे तो आप एग्जाम्पल एज ए कोट करते होंगे इसको कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरे राज रामपुरवा, ये सब कहाँ से मिला है? ये सब मौर्यन इंस्क्रिप्शन है एंशियंट टाइम्स का जो बिहार से मिला है। तो हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं हमें, ठीक है ना, गुप्ता पीरियड का कॉइन्स मिला है सॉरी। देखो तो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इससे पहले जो प्री हिस्टोरिक वाला जो था, उसके बाद आपको आ गया एंशियंट जिसमें मगध एम्पायर आ गया, उसके बाद गुप्ता। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें क्या हो रहा है, बिहार में हमें मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जो हमें बिहार के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है ना, सारे उसके सब्जेक्टिव बुक्स में दिया है। जैसे देखो शतपथ ब्राह्मण हो गया, पुरांश हो गया, रामायण महाभारत, अंगुरतार निकाय, दीघा निकाय, विनय पिटक, ठीक है, एंड भगवती सूत्र। तो ये सब जो है ना सोर्सेज है जिसके बाद जिससे हमें क्या मिलता है, बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। और खासकर ये जो सोर्सेज है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अंगुरतार निकाय है या दीघा निकाय है, ठीक है ना, वो कौन से सोर्स है, मतलब बुद्धिज्म सोर्स है या जैनिज्म सोर्स है, जैन से रिलेशन है उसका, या बुद्धिज्म से रिलेशन है, या किससे रिलेशन है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि निकाय जिसमें लगा होगा ना, वो बुद्धिज्म से बुद्धिस्ट सोर्स है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अब ये मैं तरीका एक अपनाया हूँ अपने को याद करने के लिए, निकाय निकाय नहीं तो हमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि भगवती सूत्र और एक किसका है, जैन का है। ठीक है, तो हमेशा कन्फ्यूजन होता है मुझे पर्सनली कि अंगुरतार निकाय जैन वाला है या बुद्ध वाला है, या भगवती बुद्ध वाला है या जैन वाला है। तो हमेशा देखना भगवत बी लगा हुआ है, तो बी मतलब बुद्धिज्म, लेकिन उसका अपोजिट हो जाएगा जैन। और जिसमें निकाय लगा होगा ना, वो क्या हो जाएगा आपका बुद्धिज्म। ऐसे याद कर लेना आप, नहीं तो आपको याद होता कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दीज आर द लिटरेचर, मतलब लिटरेरी सोर्स है। अब देखो कुछ फॉरेन ट्रेवलर जो बाहर से भारत में घूमने आए थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत आइडिया दिया है जो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे क्या है, मेगास्थनीज हो गए, फाहियान, इत सिंह, इवान चुआंग, ठीक है ना। उसके बाद कौटल्या के बारे में पता होगा, अर्थशास्त्र, उनका एक बुक था स्पेस क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट पर। ठीक है, अब बाकी बहुत सारे जो लिटरेचर मिले हैं गुप्ता पीरियड के, जो हमें बताता है किसके बारे में, बिहार के बारे में। तो दीज आर द जनरल इंट्रोडक्शन। और मैं जहाँ जहाँ डार्क करूँगा या जहाँ जहाँ बताऊँगा ना कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, मेडिवल टाइम्स में कुछ बुक्स निकले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो सामने जो लिस्ट देख रहा है ना, उसको आपको याद करना होगा। मेडिवल टाइम्स में जो बिहार के बारे में जानकारी देता है, जैसे एक क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। बीपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर्स उठा के देखोगे तो एक क्वेश्चन जो है, तबकाते नसीरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिनहाज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर उठा के देखिए दोस्तों, बहुत सारे, मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स है, जो बुक का नाम है बसाती नुल उन्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इख्तसान देहलवी। अब देखो याद करना है ना, वेरी डिफिकल्ट है, ये सब नाम याद करना बहुत ही डिफिकल्ट नाम है। तो उसके लिए मैं एक निमोनिक बनाया हूँ जो मैं याद करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तब देखो, अब तबकाते नसीरी तो इतनी बार पूछा है कि सबको पता होगा कि मिनहाज लिखा है, मिनहाज लिखे हैं। ठीक है ना, अब देखो बसाती नुल उन्स का जो ऑथर है उसका नाम क्या है, इख्तसान देहलवी। अब इसको हम याद कैसे किए, हम पर्सनली याद कैसे किए। अब देखो बिहार में गन्ना, ऊख जो होता है ना, ईख जिसको बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में ऊख बोलते हैं। तो गन्ना जो शुगर केन उगाते हैं, तो शुगर केन में है ना पानी की बहुत ज़रूरत होती है, वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिहार का जो क्लाइमेट है वो मानसून पर डिपेंड है, तो हम लोग बरसात का वेट करते हैं कि बारिश वारिश हो जाएगा तो गन्ना का फसल सही से हो जाएगा। तो हम ऐसे ही याद किए हैं, बरसात में ईख। ठीक है ना, मतलब क्या है कि बरसात में ईख जो है, गन्ना जो है बहुत उगता है। तो बरसात से बसाती याद कर लेना, और ईख से इख्तसान ईख। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं आपके पास तो आप आराम से इसको टिक कर दोगे। तो बसाती नूल उन्स इख्तसान देहलवी। ठीक है ना, मतलब बरसात में ईख हो गया। ठीक है, अब देखो अफसनाए शाह, इसको लिखा है शेख कबीर ने। ठीक है, तब इसका निमोनिक मैं क्या बनाया हूं, अफसर शेख। एक अफसर है जिनका नाम क्या है, शेख है। तो अफसर से अगर क्वेश्चन आता है कि अफसनाए शाह, तो ऐसे क्या याद कर लोगे, अफसर शेख, मतलब शेख कुछ करके एक ऑथर होगा, तो शेख कबीर, ऐसे आप करके याद कर सकते हो। अगला देखिए,
तारिके शेर शाही, ठीक है। इसका ऑथर है अब्बास सरवानी, ठीक है ना। तो देखो, तो इसको कैसे याद करो, अब्बास क्या है, शेर, अब्बास शेर एक नाम याद कर लेना, अब्बास शेर। अब देखोगे आप एक आया था वेब सीरीज के मेनन का, ऑपरेशन ऑप्स करके ऐसे कुछ करके, उसमें अब्बास करके एक सब इंस्पेक्टर रहते हैं, तो अब्बास शेर, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, अब्बास ऑथर का नाम है, शेर से शेर शाही, क्लियर। अगला देखिए, वाकियाते मुस्ताकी, तो इसका रजिकुल्ला, इसको मैं क्या याद किया हूँ, कीरी, मैं ऐसे करके याद कर लिया हूँ, मतलब ऐसे नाम आ गया तो लास्ट में की है, तो हम याद रखेंगे कि आगे कोई ऐसा नाम होगा जो ऑथर का जिसका नाम री से स्टार्ट होगा, तो कीरी, मतलब वाकियाते मुस्ताकी का ऑथर कौन है, तो रजिकुल्ला, ठीक है। अगला देखिए नाम, रियाज उस सलातीन, बहुत बहुत डिफिकल्ट नाम है और आपको याद करना पड़ेगा, इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑथर कौन है, गुलाम हुसैन सलीम, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद किए हैं, साला गुलाम सलीम, ठीक है। तो सलातिन से याद हो जाएगा, रियाज उल सलातिन, गुलाम और सलीम, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सियर उल मुतखरीन, ठीक है। इसका किसने लिखा है, गुलाम हुसैन तबातबाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद किए हैं, मूताबाई, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हैं निमोनिक्स, कि अगर आ जाएगा कि सियर उल मुतखरीन को किसने लिखा है, तो यहाँ पर मूता आपको दिख जाएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई बाई करके होगा, ठीक है ना। तो गुलाम हुसैन तबातबाई उसके ऑथर हो गए, तो मूताबाई करके आप इसको याद कर सकते हैं। तारिके फिरोज शाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन नाम है, सबको याद होगा, जियाउद्दीन बरनी, ठीक है ना। तो हम इसको याद किए हैं, फिरोज जी जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। अकबरनामा अबुल फजल, इसको निमोनिक बनाने की जरूरत नहीं है। ताजुके बाबरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब से बाबरी, ब से बाबर, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगला नाम है बहारिस्तान गैबी मिर्जा नाथन, ठीक है ना। तो इसको हम याद किए हैं बी और मी, मिर्जा नाथन। तो मैं ऐसा एक ट्रिक बनाया हूँ अपने आप को याद करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन रिमेंबर, अदरवाइज आपको याद करना होगा। और जिसमें तबकाते नसीर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिहार के इतिहास का जानकारी इस बुक से भी मिलता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो 64वां में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद 60वां में क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक, 65वां में भी इवन इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब कुछ पर्शियन लैंग्वेज जो है उसके बारे में, उससे भी हमें सोर्स मिलता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोर्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे मुल्ला तकिया हो गया, अबुल लतीफ़ हो गया, मोहम्मद सादिक हो गया, बहमानी का जो बहमानी हो गया, इस सब से हमें मिलता है। कुछ यूरोपियन ट्रेवलर है जो यूरोप से आए हैं, बिहार के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे क्या हो गया, रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, उसके बाद मैनरिक, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मनुसी, तेवेनियर, ब्राउनी एंड बिशप। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का बहुत रीडिंग कर लेना, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन जो फैक्ट्री रिकॉर्ड्स है ना, उससे भी हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है, ठीक है। अब देखो, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि बिहार का जो 2 भाग है, एक गंगा, ऊपर वाला नॉर्थ बिहार है, नीचे वाला साउथ बिहार है दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार में भी है ना, हमें इसके जो सोर्स है नॉर्थ बिहार के बारे में जो जानकारी मिलता है, जो सामने 4 बुक है, उसको आप याद कर लीजिएगा। कीर्ति लता एंड कीर्ति पताका, जब हम लोग इसके इतिहास को पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी ये आएगा बुक्स। तो कीर्ति लता कीर्ति पताका किसने लिखा है, विद्यापति ने लिखा। तो अब कैसे याद करोगे, कीर्ति, हमेशा ध्यान रखना दोनों में कीर्ति कॉमन है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, विद्यापति, या क्या ऐसे याद कर सकते हो, कीर्ति का पति कौन है, विद्या, ठीक है ना। तो कीर्ति आपके दोस्त होंगे या कोई फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड होंगी, तो उनका पति क्या हो जाएगा, विद्या। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, कीर्ति का पति क्या है विद्यापति, या ऐसे करके याद कर सकते हो। उसके बाद वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद किए हैं, ज्योति वन में जाओ, ज्योति कहाँ जाओ, वन में जाओ, ज्योति कहाँ जाओ, वन में जाओ, यहाँ से ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद रजनी रत्नाकर चंदेश्वर। तो दीज आर, तो क्या हुआ दोस्तों, ये जनरल इंट्रोडक्शन है इस बुक्स का, जो
हमें याद करना है। तो जो जो नाम बताया उसको याद कर लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। अब आइए हम थोड़ा पढ़ते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो उसमें देखोगे तो सबसे पहला है ना स्टोन एज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट किया हूँ। स्टोन एज में ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज का जो रिमेंस है, जो उसके रिमेंस हमें से कहाँ से मिला, तो बस कुछ नाम याद रखिएगा कि मुंगेर, और हमेशा देखिएगा कि जो भी रिमेंस मिला है ना, कुछ चंद जगहों से मिला है जो सब में कॉमन है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। वहीं नियोलिथिक एज में आ जाओगे, न्यू पाषाण काल जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें चिरांद से मिला है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन दे देगा कि नियोलिथिक एज में कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ से मिला है, तो वो आपको याद होना चाहिए, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से मिला है, चिरांद से मिला। चिरांद कहाँ पर है, सारण में है। चेचर, चेचर के श्वेतपुर जो कहाँ पर है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। सेनुअर कहाँ पर है, रोहतास में है। और मनेर कहाँ पर है, पटना में। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से वस्तु मिले हैं। वस्तु मतलब क्या है कि माइक्रोलिथिक वीपन, मतलब जो हथियार जो है ना बहुत पतले पतले हैं, बहुत पतले पतले हथियार ऐसे करके मिले हैं, ठीक है, जो स्टोन, पत्थर और हड्डियों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू पाषाण काल है, जो न्यूलिथिक एज है, उसमें से कौन कौन से एरिया है जहाँ से सामान मिले हैं, तो चिरांद, चेचर, सेनुअर एंड मनेर। अगर आप देखोगे दोस्तों तो पेंटिंग्स भी मिला है हमें, कहाँ कहाँ से, कैमूर की पहाड़ियों से मिला है, नवादा एंड जमुई, ये 3 जगह जो है ना वहाँ से मिला है, ठीक है। जहाँ पर वो जो पहाड़ी जो इमेज है, जो पेंटिंग्स है, वो किसके बारे में बताता है, हंटिंग के बारे में, शिकार करने वाला जैसे इमेज बनाया गया है, चित्र बनाया गया है, डांसिंग का बनाया गया है, नृत्य करना, शिकार करना, ठीक है। अब आ जाओ अगला, चाल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर स्टोन एज बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इस समय क्या हुआ दोस्तों, कॉपर का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी समय क्या हुआ, ओरिजिन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ। लेकिन अगर देखोगे तो ये जो हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास इस एरिया में हुआ, पाकिस्तान वाला रीजन और हल्का फुल्का जो वेस्टर्न इंडिया है वो वाला रीजन। बिहार वाला रीजन में दोस्तों, बिहार वाला रीजन में नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि बिहार वाले रीजन में ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे जो सोर्स हैं जो बिहार से मिले हैं, जो ये चाल्कोलिथिक जो कॉपर स्टोन एज है उससे मैच करते हैं। जैसे सोनपुर से मिला है, बस आपको देखना है कि कौन कौन सी जगह से मिला है, क्या मिला है क्या नहीं, सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ताराडी से मिला है, ताराडी कहाँ पर है, गया में है। चिरांद से मिला है, चेचर से मिला है, जो ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। मनेर, सेनुअर से मिला है, ठीक है। और एक पोटरी भी मिला है, बर्तन जिसको बोलते हैं, मिट्टी का जो बर्तन होता है, वो भी मिला है बिहार से, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाप्ति हो गया था, तब क्या हुआ कि तब क्या हुआ कि आर्यन का आगमन हुआ। आर्यन के बारे में आप जानते होंगे, तो आर्यन का आगमन हुआ। और आर्यन जो है ना, बहुत डिबेट है कि आर्यन कहाँ से आए थे, वो मैटर नहीं है। लेकिन आर्यन जो क्या हुआ ना कि जब वैदिक काल में देखोगे, खासकर लेटर वैदिक काल में, तो इन लोगों ने क्या किया कि ईस्टर्न एरिया में मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर एक नदी निकलती है बहुत ही फेमस, गंगा नदी, और यहाँ पर उन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे सोर्सेज मिले हैं, ठीक है ना, जिससे हमको क्या पता लगता है, बिहार के इतिहास के बारे में पता लगता है। जो इंपॉर्टेंट सोर्स है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कि फर्स्ट टाइम, पहली बार दोस्तों, पहली बार क्या हुआ कि बिहार का जिक्र शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है। ये कब कंपोज किया गया, 800 बीसी के टाइम में इसको शतपथ ब्राह्मण को कंपोज किया गया, जिसमें डिस्कस किया गया बिहार के बारे में। बिहार के जो जोग्राफिकल एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि आर्यन आया, जो वेस्ट जो इंडिया है वहाँ से मूव करके आर्यन हमारा ईस्टर्न पार्ट में आया, बिहार के साइड में आया, और गंडक, और खासकर गंडक और जो तिरहुत रीजन है ना, विदेह रीजन है ना, वहाँ पर इन लोगों ने सेटल किया, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ये बिहार का अगर मैप देख लेते हो आप, तो ये आपका गंगा हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन था ना, मिथिलांचल वाला जो रीजन था ना, इसको तिरहुत बोलते हैं। सीता मैया का आप अगर रामायण देखे होंगे तो इस रीजन के बारे में भी जानकारी आपको पता होगा,
ठीक है। तो ये सतपथ ब्राह्मण बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्रथम फर्स्ट टाइम बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो हो जाएगा सतपथ ब्राह्मण। ठीक है। अब आ जाओ न्यूलिथिक साइट्स में देखोगे तो चिरान से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चिरान, चेचर, टराडी, सेनुअर, ओरियप। ओरियप कहाँ पर है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ओरियप कहाँ पर है, तो ये देखना ये भागलपुर में है, जिसके बारे में हमें कहाँ चिरान से देखोगे तो जो गेहूँ धान होते हैं, धान का जो हस्क होता है ना, जो भूसा टाइप का भूसा, वो मिला है हमें, बोन्स मिले हैं, स्टोन्स मिले हैं, उसके वीपन्स मिले हैं। ठीक है। उसके बाद हमें वो भी मिला है जो छोटे छोटे जो हट्स होते हैं, मड़ई उड़ई, जो बिहार का में आप देखोगे जो मड़ई उड़ई का घर होता है, घास फूस का घर, बेम्बू वाला जो हट्स मिला है। ठीक है। तो ये सब जो था उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार को लेकर। ठीक है। अब महाजनपद को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत ये इमेज देखना आपको बहुत ही जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर जो न्यूज में है ना बिहार के, हमेशा जो बिहार के जब इतिहास पढ़ोगे तो कुछ कुछ जो महाजनपद में कुछ है ना जो न्यूज में रहते हैं, वहीं आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे अंग हमेशा न्यूज में रहेगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। अंग से आपको याद होगा कि आप महाभारत देखे होंगे तो अंग नरेश जो है किसको मिला था, कर्ण को दे दिया गया था, दुर्योधन ने कर्ण को ये राज्य दे दिया गया था। और यहीं से छठ पूजा का भी आगमन हुआ है। छठी मैया जो आप देखोगे, कर्ण जो था सुबह सुबह जाके गंगा जी के सामने और दान करता था, छठ को सूर्य भगवान को पूजा करके और साधु संत को दान करता था, तो वहीं से छठ पूजा का आगमन हुआ है यही अंग से। ठीक है। उसके बाद विदेह, उसके बाद कौशल, ठीक है, मगध, काशी और अवंती। ये जो सर्कल है ना ये आपको हमेशा दिखेगा, इसमें हमेशा मतलब न्यूज में रहेगा। बिहार के जब इतिहास पढ़ोगे तो वो अभी आपको दिख जाएगा। तो हमेशा मैं इसीलिए इमेज दिखाया हूँ कि माइंड में आपको आ जाना चाहिए कि कौन कौन से एरिया कहाँ पर है। तो मगध राजगीर वाला जो रीजन है, अंग हो गया जो मुंगेर वाला जो रीजन है जो अभी हम देखने वाले हैं, विदेह जो हो गया जो मिथिला वाला रीजन है, मिथिलांचल वाला जो रीजन है, काशी, ठीक है, उसके बाद काशी जो यूपी में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद कौशल, उसके बाद अवंती। ठीक है। अब आइए थोड़ा बहुत इसके इतिहास को हम लोग जानते हैं। अंगुत्तर निकाय, देखो अब हम जनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। 16 जो जनपद है उसमें से जो बिहार में कौन कौन था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बीपीएससी। ठीक है। अब देखो एज पर अंगुत्तर निकाय, मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि जो जहाँ पर निकाय लगे ना वो किसका सोर्स है, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अंगुत्तर निकाय के अकॉर्डिंग टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे प्लस 10 गो रिपब्लिक था, गणतंत्र था। ठीक है। उसमें से 3 बिहार में पाया गया है। आउट ऑफ 16 महाजनपद 3 महाजनपद फाउंड इन बिहार, डेट इज एक है लिच्छवी। आपको पता होगा कि ये दुनिया का पहला गणतंत्र महाजनपद था। ठीक है। उसके बाद अंग और मगध। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर बिहार का इमेज देखेंगे तो दोस्तों देखो, अब ये ऐसे कर लो। अगर आप बिहार का इमेज देखोगे तो इसका कहाँ पर हाँ देखो, अब यहाँ से ऐसे गंगा जी जाता है। अब देखो अब इस रीजन पे आपको क्या मिलेगा, इस रीजन में आपको मिलेगा ये इसका अंग वाला रीजन। ठीक है। ए वाला जो रीजन हो गया मगध वाला रीजन हो गया। ठीक है। और लिच्छवी वाला जो रीजन हो गया यहाँ पर मुजफ्फरपुर वैशाली वाला रीजन है। ठीक है। तो ये 3 एरिया है जहाँ पर ये आपको 3 जहाँ फेमस महाजनपद जो बिहार में मिले हैं। ठीक है। अब देखो अब थोड़ा बहुत हम लिच्छवी के बारे में अगर देखें, हम थोड़ा बहुत हम लिच्छवी के बारे में देखें तो क्या हुआ कि लिच्छवी का जो बाउंड्री है वो वैशाली और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। जो प्रेजेंट अभी जो वैशाली और मुजफ्फरपुर देख रहे हैं ना उसको कवर करता है, और इसका कैपिटल क्या है, वैशाली था उस समय। ठीक है ना। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंग देखो, तो अंग का जो अभी प्रेजेंट जो मैप देखोगे तो उसमें मुंगेर और भागलपुर वाला जो रीजन है ना वो उस समय अंग था। ठीक है। और उसका कैपिटल क्या था, चंपा, या उसको आप चंपानगर, अभी अब भागलपुर में जाओगे या भागलपुर वाले जो बच्चे होंगे वहाँ एक जगह है जिसको बोलते हैं चंपानगर। ठीक है। उसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, चंपा, वही चंपा था जो अंग का कैपिटल हुआ करता था। और अंग से आपको याद होगा कि एक कर्ण का नाम आप सुने होंगे, उससे आप रिलेट इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मगध। मगध बहुत ही फेमस था, जो प्रेजेंट डे पटना, नालंदा और गया को मिला दोगे ना तो मगध एम्पायर होता था।
और इसका जो कैपिटल था वो राजगृह था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 67वां जो कैंसिल हुआ था ना वो, और 66वां इस समय पूछा गया, आप देखिएगा इसमें पूछा गया था कि इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर क्या था, तो राजगृह। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखोगे तो 95% के आसपास क्वेश्चन जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नोट्स में बनाया हूँ इम्तियाज़ अहमद के बुक से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक से, जो भी इंपॉर्टेंट हमें मिला है वो सारे इसमें हम डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये था। ठीक है, अब आइए थोड़ा मगध के इतिहास के बारे में देखा जाए। तो ओरिजिनल समय में, अगर इनिशियल टाइम में अगर देखोगे तो मगध के बारे में जो चर्चा हमें मिलता है महाभारत से भी मिलता है। ठीक है, और ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि ये वाला जो रीजन था वो क्या है, मगध था। ये वाला रीजन जो था वो क्या था, ये क्या था आपका चंपा वाला जो रीजन था, जो आपका हो गया अंग, और उसके बाद यहाँ पर जो था वो मिथिला वाला रीजन था, विदेह मिथिलांचल वाला। और यहाँ पर देखोगे आप तो मुजफ्फरपुर साइड में क्या हो जाएगा आपका वज्जी गणराज्य। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू महाभारत ये होता था कि ऊपर वाला मिथिला नीचे वाला मगध। ठीक है, तो मगध जो अब बिंबिसार जो हम पढ़ेंगे, बिंबिसार के हर्यंक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा बहुत मगध का इतिहास है। मगध का एक किंग होता था जिसका नाम था जरासंध। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो भीम का लड़ाई इससे हुआ था, भीम का लड़ाई इससे हुआ था जरासंध से। और कृष्ण के कहने पर भीम ने क्या किया था कि जरासंध के 2 टांगों को चीर कर और अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दिया था। तो और मगध के जो जरासंध था उसको मार दिया था भीम। ठीक है, उसके बाद 6वीं शताब्दी में 6 सेंचुरी बीसी में दोस्तों हर्यंका डायनेस्टी का जन्म हुआ, मतलब ओरिजिन हुआ, जिसके जो फेमस थे पहले किंग उसका नाम था ये बिंबिसार। ठीक है, और अगला इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था अजातशत्रु। तो बीपीएससी में क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है कि कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध थे, मतलब बुद्धा जब जिस समय जीवित थे ना उस समय ये दोनों भी थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा के समय में कौन से ऐसे राजा थे। ऑप्शंस आएगा बिंबिसार, अजातशत्रु। तो याद रखिएगा बिंबिसार भी थे और अजातशत्रु भी थे। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों कि 15 साल के समय में ही बिंबिसार को राजा बना दिया गया। कब बनाया गया, 1544 में। 15 साल उनकी उम्र क्या थी, 15 साल। ठीक है, उनको गद्दी पर बैठा दिया गया। और बिंबिसार का एक सबसे बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा राजा थे, और उनका सबसे ये जो आपको मिल रहा है 15 साल वाला जो ना, 15 साल में गद्दी पर बैठा दिया गया है, किसके अकॉर्डिंग, तो एज पर महावंश के अकॉर्डिंग, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। और एक बहुत ही अच्छा नेता, बहुत ही अच्छा किंग था। वो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो था, अपना रीजन, अपना जो डोमिनेंस बढ़ाने का एक तरीका अपनाया था, शादी करने वाला, कि हम क्या करेंगे कि हम रिश्ता शादी करके इतने रिश्ते बना लेंगे कि हमको लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और हर जगह अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे। तो इन्होंने 3 शादी किया था। ठीक है ना, पहला वाइफ था इनका कौशल की राजकुमारी कौशला देवी। मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी इमेज में आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि कौन सा जगह कहाँ था, इसलिए कि ये आपको जो मैप में दिखाया था वो यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाइफ था कौशला देवी। ठीक है, और कौशला देवी से बिंबिसार ने जब शादी किए तो उनको दहेज में काशी का जो एरिया है ना वो मिला, जो आगे चल के काशी वाला जो रीजन है ना काफ़ी न्यूज में रहने वाला है, डिस्प्यूट में रहने वाला है। ठीक है, दूसरी जो बीवी थी इनकी चेलन। ठीक है, यहाँ पर बताओ सरकारी नौकरी के चक्कर में आपका शादी नहीं हो रहा, 30-35 है, यहाँ पर 3-3 4 शादी किए जा रहा है। ठीक है, तो सेकेंड बीवी थी उनकी चेलन की थी जो लिच्छवी जो शासक था ना उसकी राजकुमारी थी। लिच्छवी आपको पता होगा कि बज्जी जो गणराज्य था उसका एक अंग था लिच्छवी। ठीक है, तो चेलन। तीसरी जो वाइफ थी ना मद्र की राजकुमारी, पंजाब में एक जगह, पंजाब की जो पंजाब वाला जो रीजन था वहाँ की एक राजकुमारी थी मद्र नरेश। ठीक है ना, मद्र की राजकुमारी उनकी तीसरी बीवी थी। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ ना कि जो बिंबिसार थे उन्होंने अंग के किंग ब्रह्मदत्त और साथ ही साथ बृहदत्त दोनों से युद्ध लड़ा और दोनों को मार दिया। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखिएगा, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ये जो फैक्ट है ना ब्रह्मदत्त और बृहदत्त, ये जो लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अंग का जो किंग था ब्रह्मदत्त और बृहदत्त उसको किसने मारा था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
हमने मैप में देखा था अवंती, अवंती वाला जो रीजन देखा था राजस्थान के आसपास, उसके जो किंग थे चंद्र प्रद्योत महासेन, उनके साथ इनका लड़ाई हुआ था। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है ना कुछ नहीं हुआ, मतलब ये नहीं बता सकते कि किसने जीता किसने हारा। लास्ट में जाकर दोनों ने फ्रेंडशिप कर लिया, दोस्ती कर लिया, और बिंबिसार ने जीवक मतलब डॉक्टर को उनके पास भेजा। तो कुछ ये लुसेंट में आपको मेंशन है, ठीक है। तो चंद्र प्रद्योत के साथ लड़ाई हुआ था, फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं निकला, और लास्ट में ही क्या हुआ कि अपना जो बिंबिसार अपने डॉक्टर जो थे जीवक, उसको कहाँ भेजा, इनके पास भेजा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अगला, देखो आप अब क्या हुआ कि बिंबिसार को मार के, अपने बाप को मार के अजातशत्रु ने क्या किया, गद्दी प्राप्त किया। ये किसके अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग बोला जाता है, माना जाता है कि अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, बिंबिसार को मारा और गद्दी प्राप्त किया। लेकिन जैन जो टेक्स्ट है ना, इससे एग्री नहीं है, जैन इससे डिसएग्री करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ अजातशत्रु का रीन आया बिंबिसार के बाद, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा हम वही पढ़ेंगे। तो कब आया, तो 492 से लेके 460 बीसी के समय तक रहा इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा जाता है, इसके समय पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय हुआ, अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु दो बार 2 युद्ध लड़ा था, ठीक है। सबसे पहला युद्ध क्या था कि कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ लड़ा। आपको पता होगा कि काशी ऑलरेडी इसके बाप को दहेज में मिला था, तभी भी लड़ाई करके पूरा रिश्ता जो था, मैट्रिमोनियल रिलेशन था, ससुर वाला मामा वाला जो रिलेशन था, सबको ख़त्म करके इसने लड़ाई किया और काशी पर अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। और वहाँ की राजकुमारी वजीरा के साथ इसने शादी कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसका एक फेमस लड़ाई है वजी रिपब्लिक के साथ, जो वैशाली वाला जो रीजन है उसके साथ। अब वजी रिपब्लिक इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि इसकी बस की बात नहीं थी, बिंबिसार की अजातशत्रु के बस की बात नहीं थी कि डायरेक्ट जाके लड़ ले। बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि होता है ना कि फुट डाल के राजनीति करो, वो वाला कंसेप्ट था, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जो था वो अपनाया। भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग, जो जैन टेक्स्ट है, भगवती सूत्र के अकॉर्डिंग उसका जो मंत्री था जिसका नाम था वसाकार, ठीक है ना, उसने क्या किया कि जो वजी रिपब्लिक मतलब क्या है ना कि वजी रिपब्लिक में बहुत सारे मिल के है ना एक रिपब्लिक बनाया था। तो आपस में क्या किया, फुट डलवा दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करवा दिया, कमजोर करके रिपब्लिक को तब हराया गया, ठीक है। अब हराने के बाद क्या हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट है, वो आपको याद होना चाहिए कि गंगा, गंडक और सोन, जो 3 नदी पटना के समय में पटना में आके मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे गंगा है, यहाँ से आपको मिल गया सोन, उधर से आ गया गंडक, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एक छावनी का निर्माण किया, किसने, अजातशत्रु, जो अभी फिलहाल में जाके पाटलिपुत्र कहलाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो अभी पाटलिपुत्र का नाम सुन रहे हो ना, यही था, ठीक है। उसके बाद राजगीर में किलाबंदी करवाया, राजगीर वाला रीजन में पूरा बहुत बड़ा बड़ा फोर्ट बनवाया, किससे, अवंती से बचने के लिए। अवंती आपको बताए थे कि प्रद्योत वाला जो इसका बाप ने क्या डॉक्टर भेजा था, तो उससे बचने के लिए ये आया, सबसे दुश्मनी कर लिया गधा, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो आया उदयन, ठीक है ना, जिसका नाम है उदयभद्र। क्वेश्चन आ सकता है कि उदयभद्र तो कंफ्यूज नहीं होना है, उदयन को ही बोलते हैं। उसने क्या किया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट और आस्क्ड इन बीपीएससी एज वेल, ठीक है ना, बीपीएससी में भी पूछा गया है। लास्ट रूरल जो था इसका वो था नागदशक, ये याद कर लीजिएगा हमेशा, पहला कौन था, लास्ट कौन था। बीपीएससी का क्वेश्चन देखा होंगे तो चोला किंगडम के पहला राजा का नाम पूछ लिया था, ठीक है। अब इसके बाद आया शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है ना। तो शिशुनाग में जो राजा था उसका नाम था शिशुनाग। हम वही इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। उस समय मगध का कैपिटल क्या हो गया, वैशाली हो गया। मतलब पहले राजगृह था, उसके बाद पटना पर आया उदयन, उसके बाद कहाँ पर आ गया, वैशाली आ गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मगध का जो राजधानी था वैशाली किसके समय आया, तो शिशुनाग डायनेस्टी के समय में आया, ठीक है। अब इसने क्या करा कि अवंती जो आपको ऑलरेडी हम मैप में दिखाए होंगे कि जिसके कारण अजातशत्रु ने किला बनाया था राजगिरी में, यहाँ पर था, राजस्थान के पास में था, उस पर विजयी प्राप्त कर लिया। किसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि पुराण के अकॉर्डिंग पता लगता है कि उस पर विजयी प्राप्त किया, ठीक है। और जो प्रद्योत था, जिसको जीवक भेजा था, बिंबिसार डॉक्टर भेजा था, उसके सेना को नष्ट कर दिया, ठीक है।
और उसके साथ साथ वत्स और कोसल जो था जनपद, उस पर भी इसने क्या करा, विजय प्राप्त कर लिया। अब अगला इसका जो किंग है वो है काला अशोक। इसके समय सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, दैट इज ऑल्सो आस्क्ड इन बीपीएससी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हुआ। इसके ज़्यादा इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नंद डायनेस्टी आया, ठीक है ना। तो नंद डायनेस्टी में सबसे पहला जो था, बहुत ही फेमस, जो एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इंक्लूडिंग बीपीएससी, कि महापद्मनंदा बहुत ही फेमस था। वो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता था, वार करो और जमीन को जीतो, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा अपना राज्य को विस्तार कर लिया था, उसी के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, एक रट बोलते हैं, एक रथ, ठीक है ना, एक रथ बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए उसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक रथ जो है किसको बोलते हैं हम, कौन से ऐसे किंग को बोलते हैं। ऑप्शन दे देगा बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अजातशत्रु। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइटल किनको मिला है, महापद्मनंद को मिला है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका कुछ और ही जो कारनामे हैं उसको देखते हैं, कि इनका जो है कालिंग पर विजय प्राप्त हुआ था। कालिंग जो आपको पता होगा कि जब अशोका के समय में पढ़ोगे कलिंगा वार, उससे पहले ऑलरेडी कालिंग पर ही विजय प्राप्त कर चुके थे, ठीक है। कौशल में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन भी किए थे, और साथ ही साथ अपना जो विस्तार जो है साम्राज्य का कर्नाटक तक पहुंचा दिए थे। मतलब आप सोच लो कि कहाँ बिहार और कहाँ कर्नाटक, यहाँ तक आपको डायरेक्ट अपना वो पहुंचा दिए थे विस्तार, इसलिए इनको एक रथ बोला जाता है, एक रथ बोला जाता है, ठीक है। लास्ट रूरल जो था धनानंद, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके समय में सिकंदर आया था, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर, भारत पर आक्रमण किया था इसी के समय में, ठीक है। अब जो इतने सारे जो लड़ाई हुए थे ना मगध का, तो मगध क्यों जीतता था कारण हो सकता था ना कि मगध को अगर देखोगे तो मगध का लोकेशन जो है ना, पहाड़ी जो राजगिरी जो वाला जो रीजन है ना, उसका एक लोकेशन ही था। सबसे पहला कि वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, स्ट्रेटेजिक जो प्रिविलेज बहुत ही था, पहाड़ी से घिरा रहेगा तो आक्रमण करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। साथ ही साथ पाटलिपुत्रा जो रीजन था जहाँ पर मगध का डोमिनेंस था, वो 4 नदियों से भी घिरा था। तो नदी और पहाड़ी, साथ ही साथ झारखंड से मिनरल रिसोर्स आ जाते थे, तो नेचुरल रिसोर्स भी मिलता था। तो क्या हुआ कि एक इनका स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज था कि लड़ लेना। जैसे सपोज करो कि अभी यूएसए देखोगे, तो यूएसए का ऐसा जगह लोकेशन है ना कि लोकेशन के कारण ही एक तरह से माना जाता है कि पावरफुल है वो। आइसोलेशन का पॉलिसी अपनाया, जैसे हमारा दुश्मन क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो हम बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन यूएसए का क्या है, कोई नहीं है, ऊपर नीचे मैक्सिको है और ऊपर क्या है, कनाडा है। तो उसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है दोस्तों, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक नए हथियार जो यूज किया गया मगध एम्पायर के द्वारा, जिसका नाम था महाशीलकंठक। अगर आप इसके बारे वो मूवी देखे होंगे ना बाहुबली, तो इसमें इसका भी यूज किया गया है। और रथ मूसल, 2 चीज़। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाशीलाकंठक और रथ मूसल कौन कहाँ कब यूज किया गया, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मगध के जो राजा सब थे वो इसको यूज करते थे, ठीक है। अब आ जाओ सबसे फेमस जो आया, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है ना। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में देखो तो क्या है कि मौर्यन डायनेस्टी का विकास कब हुआ, 320 से लेके 125 बीसी के समय में। उसका जो पहला जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका टेन्योर था 320 बीसी से 298 बीसी तक, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यही आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के रिगार्डिंग। अगर बीपीएससी के रिगार्डिंग देखें तो भारत का मुक्तिदाता भी बोलते हैं इसको। भारत का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो यूनानियों जो था, जिसको ग्रीस बोलते हैं, अभी के समय में ग्रीस वाला जो रीजन है ना, हाँ, उसको पहले यूनान बोलते थे। तो यूनानियों से भारत को मुक्ति दिलाया था, ठीक है। और अपना जो महापद्मनंद की तरह डेक्कन और कर्नाटक तक अपना सत्ता को हासिल किया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सॉरी कि भारत का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं, तो डेट इज चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब क्या है कि वेस्ट साइड में क्या हुआ ना दोस्तों, कि वेस्टर्न साइड में जब अलेक्जेंडर आया था, तो अलेक्जेंडर जब जा रहा था ना, तो वहाँ पर अपना गवर्नर ये सब अपॉइंट करके गया कि उस एरिया को कंट्रोल करने में। तो वहाँ पर एक फेमस था सेलुकस निकेटर, ठीक है ना। उससे लड़ाई किया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक
ठीक है। और वहाँ जो रीजन थे, जैसे काबुल वाला जो रीजन हो गया, अभी जो रीजन देखोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान में, कंधार हो गया, हीरत हो गया, बलूचिस्तान हो गया, मकरान हो गया, सब पर अपना कब्जा कर लिया। और किसको हरा दिया दोस्तों? ये सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब वार हुआ था ना 305 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, अपने जो एम्बेसडर था। काफ़ी फेमस है, इस पर बीपीएससी पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, अगर 60वां देखिएगा तो पूछे जा चुके हैं। और मेगास्थनीज का एक बुक था इंडिका, ठीक है ना, बहुत ही फेमस था, जो बताता है, उस बुक से हमें जानकारी मिलती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। और ये भी मिलता है कि पूरे मौर्यन एम्पायर के जो नगर था, जो रीजन था, उसको देख रेख करने के लिए 6 समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन को देख रेख करने के लिए कितने 6 समिति के चर्चा मिलती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। 60वां क्वेश्चन अगर देखिएगा बीपीएससी वाला, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसका समय आया, तो उसका समय आया बिंदुसार का समय आया, ठीक है। अब बिंदुसार के समय में एक ही इंपॉर्टेंट है जो बुक्स में लिखा हुआ है, बाकी तो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल ही जाएगा लूसेंट वगैरह इस समय। उस समय एक यूनानी एम्बेसडर कौन आया, डिमाल्कस का आगमन हुआ, उसके दरबार में आया कौन, डिमाल्कस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अशोक का पीरियड। अशोका का पता होगा कि ऐसे कहावत है, ऐसे माना जाता है कि अपने 99 ब्रदर को मार के और राजगद्दी पर प्राप्त हुआ था, तो वो अलग बात है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि 272 से 232 बीसी तक इनका समय था। और कलिंग वार का समय याद रख लीजिएगा, 261 बीसी में हुआ था, ठीक है। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय में हुआ था। आस्क्ड इन बीपीएससी क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ओरिजिन ऑफ थारवेद बुद्धिज्म, क्वेश्चन आ सकता है कि थारवेद बुद्धिज्म का ओरिजिन किसके समय में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपको अशोक के समय में। और उस समय बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो था मौर्यन एम्पायर का, उसको बहुत डिटेल्स में दिया गया है, ऑफिसर सबका नाम लूसेंट में, ठीक है। लेकिन उस समय एक फेमस ऑफिसर था जिसका नाम था राजुक, उसको बोलते थे जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम संभालता था, ऑफिसर फॉर जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नाम था उसका, राजुक। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद मौर्यन का जो लास्ट जो किंग था ना, जिसका नाम था बृहदत्त, उसको मार के किसने मारा, तो पुष्यमित्र शुंगा ने मारा। कब, 1885 बीसी में मारा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, किल बाय पुष्यमित्र शुंगा, और उसके बाद शुंगा डायनेस्टी का आगमन हुआ, ठीक है। इसके जिस समय जो फेमस स्कॉलर थे, ये नाम आपको याद होना चाहिए। पहला पाणिनि, ठीक है ना, मौर्यन एम्पायर के सामने, जिसने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी लिखा है, ठीक है। उसके बाद उपावर्ष, जो क्या लिखा है, मीमांसा और वेदांता के बारे में जानकारी हमें मिलती है इससे। उसके बाद मेगास्थनीज ने ऑलरेडी मैं बताया था कि 6 भागों में समिति, इसने क्या बताया था कि नगर को, पाटलिपुत्र नगर को चलाने के लिए 6 भागों में समिति को डिवाइड किया गया था। तो इसके बारे में भी विस्तार मिलता है मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आ जाओ शुंगा के बारे में, ठीक है। तो शुंगा के समय में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो, ये आपको लूसेंट में मिलेगा नहीं, डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्रा पर। कब, 185 बीसी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेमेट्रियस का आगमन कब हुआ था, तो ये डेट भी याद होना चाहिए, किसके समय में हुआ था, तो शुंगा के समय में हुआ था, ठीक है। अब शुंगा के जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था देवभूति, उसको मार दिया गया वसुदेव के द्वारा, और कानवा डायनेस्टी का क्या किया गया, ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब कानवा डायनेस्टी के अंतिम शासक जो था उसको सतवाहना ने खत्म करके अपने में, उसके बाद सतवाहना डायनेस्टी का आरंभ हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब थोड़ा बहुत हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं जो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1st सेंचुरी या 1st एडी के समय में कुषाण का अटैक हुआ पाटलिपुत्रा पर। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कुषाण का, जब ये सब जो मगध एम्पायर का जो डिक्लाइन हो रहा था, कानवा भी खत्म हो गया, उसके बाद सतवाहना का ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि एक 1 एडी के समय में कुषाण जो था, कुषाण के खासकर जो
राजा था कनिष्क, उसका पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्रा पर। कब? तो 100 कब किया दोस्तों? तो 185 BC में। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो 100 वो डेमेट्रियस ने किया था, इसको आप वो कर लीजिएगा, फर्स्ट सेंचुरी में किया था, वो 185 BC बोला, 1 AD में किया था। ठीक है, 1 AD में किया था। कौन? कनिष्क। कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्रा पर। और पाटलिपुत्रा पर इन्वेड करके, आक्रमण करके उससे क्या मिला? तो बुद्धा का जो अल्म्स होते हैं और पोल्ट्री होते हैं, जो बुद्धा के जो बुद्ध भगवान जो मर गए थे, तो उनके जो रिमेन्स थे वो सब इसको लिया कनिष्क और लेके चला गया। ठीक है, तब हुआ। अब आया उसके बाद, इसके बाद गुप्ता पीरियड का ओरिजिन हुआ बिहार में। कब हुआ? 4th सेंचुरी AD के समय में। ठीक है, और 4th सेंचुरी AD के समय में हुआ तो उसका जो सबसे पहला जो राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो 320 के समय में पाटलिपुत्रा में अपने आप को महाधिराज का उपाधि धारण किया। कब? 320 के समय में महाधिराज का उपाधि। ठीक है, अब गुप्ता के समय में ही, गुप्ता पीरियड के ही समय में ही हुन किंग जो था मिहिर कुल ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया और नरसिंह गुप्त बाल आदित्य को पराजित किया। एक क्वेश्चन BPSC के रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिहिर कुल किसके समय में आक्रमण किया? तो गुप्ता के समय में। उस समय गुप्ता का राजा कौन था? तो नरसिंह गुप्ता बाल आदित्य। ठीक है ना, करके उसको हरा दिया। ठीक है, और लगभग एट द एंड ऑफ 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी के पास अगर जाओगे तो गुप्ता का जो शासन है ना वो कमज़ोर पड़ता गया। और जैसे ही कमज़ोर पड़ा ना, तो उस समय क्या हुआ कि छोटे छोटे जो होते हैं ना शासक अपना एक अलग सत्ता ग्रहण कर लिए। जैसे सपोज करो कि एक माइटी एम्पायर है बिहार में, वो कमज़ोर पड़ गया, तो छोटे छोटे है ना अलग अलग शासक का ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था मौखरी वंश। मौखरी का नाम सुने होंगे, जो कनौज वाला जो रीजन है, अगर आप देखोगे तो ये बिहार हो गया, ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर एक शासन हुआ था जिसका नाम था मौखरी वंश। ठीक है ना, तो बिहार और ईस्टर्न यूपी में उसका एक ओरिजिन हुआ। ठीक है, और गुप्ता के समय में ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाता है, गुप्ता के समय में ही दोस्तों भगवत परंपरा का विकास हुआ। ठीक है, तो अब देखोगे कि इसका गुप्ता का कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, तो महाबोधि टेम्पल को बनाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया गया। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ, जो हमने बताया था कि लेटर गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्ता कमजोर होने के बाद छोटे मोट जो निकल गए, जो राजा और अपने शासन करने लगे छोटे मोटे एरिया में, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मौखरी वंश था। ठीक है ना, जो कनौज वाला जो था रीजन, जो मैं आपको बताया था कि ये जो ईस्टर्न बिहार और यूपी वाला जो था रीजन, वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक गौड़ शासक था बंगाल का। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में बिहार के सत्ता के लिए, बंगाल हो गया, बिहार के सत्ता के लिए काफ़ी लड़ाई होता था कि हम कब्जा करेंगे तो हम करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा मौखरी और गौड़। अब गौड़ के बारे में, इस सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा भी अगर देखें तो जो शाहाबाद जो रीजन था ना, जैसे सपोज करो कि ये बिहार हो गया, तो ये बिहार हो गया, तो ये वाला जो रीजन था ना दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम शाहाबाद वाला जो रीजन था ना, उसमें कुमार गुप्त तीसरे जो थे उसका वर्चस्व था। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर मौखरी शासक का रूल होता था और यहाँ पर गौड़ का रूल होता था। हमेशा ध्यान रखना कैसे चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल करता था ना गुप्ता पीरियड के बाद, जो छोटे मोटे बच गए थे, जैसे कुमार गुप्त तृतीय, उसने क्या करा कि मौखरी शासक को हरा दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मौखरी शासक का मौखरी शासक इतना कमजोर भी नहीं था। ठीक है ना, पहला हारने के बाद उसने, मौखरी शासक ने फिर से कब्जा किया, फिर से आक्रमण किया गुप्ता पर, और गुप्ता के राजा था जिसका नाम था दामोदर गुप्त। ठीक है ना, उसको हरा के, दामोदर गुप्त को हरा के दोस्तों क्या किया, पूरे जो मगध एम्पायर को है ना अपने राज्य में मर्ज कर लिया। तो अब देखो, पहले जो मौखरी जो कनौज वाला जो रीजन था ना, इतना बड़ा हो गया हराकर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब गौड़ का जो राजा था यहाँ जो बंगाल वाला है, उसका नाम था, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही क्रूर राजा था जिसका नाम था शशांक।
इसका आपको पता होगा कि इसने क्या किया कि जो बुद्धिस्ट जितने बुद्धिस्ट प्लेस था ना उस पर अटैक किया, और साथ ही साथ जो बुद्धिज्म जो ट्री थे, जो पीपल का जो ट्री था जहाँ पर बुद्ध भगवान बैठ के तपस्या किए थे, इनलाइनमेंट हुआ था, उसको भी ध्वस्त किया। किसने? तो शशांक ने। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत अगर आप इतिहास का जानकारी होगा, लुसेंट पढ़े होंगे, तो उसमें तब तक ओरिजिन हो गया था वर्धन डायनेस्टी का, ठीक है ना। थानेश्वर वाला जो रीजन था वहाँ पर वर्धन डायनेस्टी का ओरिजिन हो गया था, ठीक है। तो देवगुप्ता शशांक के साथ मिलके ग्रहवर्मन को क्या कर दिया? मार दिया। ये ऑलरेडी लुसेंट में दिया गया है। और देवगुप्ता क्या था? छोटमोट राजा था जो लेटर गुप्ता पीरियड के समय में निकला था। जनरली लुसेंट में अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं कि किंग ऑफ मालवा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और गृहवर्मन को मार दिया। और लास्ट अब गृहवर्मन क्या था? गृहवर्मन को मारने के बाद क्या हुआ ना कि राज्यवर्धन ने फिर क्या किया? देवगुप्त को खत्म किया और उसको मार डाला। अब थोड़ा बहुत अगर आप हर्षवर्धन डायनेस्टी पर हो गया तो उसमें आपको पता लगेगा कि जो गृहवर्मन था, राज्यवर्धन था, उस समय में है ना उन दोनों का बहनोई और साला का रिश्ता था। मतलब अपने बहन का ब्याह करवाया गया था गृहवर्मन के साथ। थोड़ा बहुत उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। तो देवगुप्त शशांक के साथ मिलकर किसको मारा? गृहवर्मन को मारा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि बदला लेने के लिए अपने बहन के हस्बैंड का डेथ का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने क्या किया? देवगुप्ता को मार डाला। लास्ट जो किंग था जिसका नाम था जीवित गुप्त, उसको यशोवर्मन जो मौखरी रूलर ने मार के खत्म कर दिया। तो ये सब क्या है? थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि लास्ट कौन था? जीवित गुप्त सेकेंड। उसको किसने मारा? तो यशोवर्मन ने मारा। किसका कौन सा कहाँ का था वो राजा? तो मौखरी का था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हर्षकालीन, अब एक और उसी समय हर्षवर्धन का डायनेस्टी भी ओरिजिन हो गया था, लेकिन उसको डिटेल में हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि वो बिहार में नहीं था, ठीक है ना, वो यूपी में था, ठीक है। तो उस समय हर्षकालीन चीनी यात्री बिहार में आया जिसका नाम था युवान चुआंग, ठीक है। तो बीपीएससी में क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो हर्षकालीन, जो हर्षा के समय में, हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री था युवान चुआंग, पाटलिपुत्रा में कब आया था? तो 635 एडी में आया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर दोस्तों हमने पूरे जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको ख़त्म कर लिया जो सब्जेक्टिव है, और मतलब जो नाम बताया हूँ बस उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मिडाइवल हम लोग एंशिएंट के बाद मिडाइवल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? मॉडर्न। और आपको पता होगा कि बिहार इतिहास का जो सवाल होते हैं बीपीएससी में, उससे लगभग 70% क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों वो मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। तो हम उसको भी करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।